हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप फूड क्रिटिक के रूप में बहुत ख्यात हैं और दूसरी तरफ आप इंटरनेशनल रिलेशंस के सिद्धस्त हैं, या यूं कहिए कि उस पे आपकी एक बहुत बड़ी पकड़ और दखल दोनों ही चीजें रही हैं। तो ये मोटे तौर पर देखें तो थोड़ी सी विरोधी चीजें लगती हैं, विरोधी ना भी कहें तो दो अलग अलग ध्रुव दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इन दोनों के बीच का सामंजस्य क्या है, या वो कौन सा कनेक्टिंग पॉइंट है जो आपको इन दोनों बातों से जोड़ पाता है। देखिए, मेरी समझ में दोनों विपरीत ध्रुव नहीं है। यदि आप कल्पना करें तो आदमी रोटी के बिना नहीं जीवित रह सकता है। अंग्रेजी मुहावरा है, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। और हमारी अपनी लोकोक्ति है, भूखे भजन न होई गोपाला। तो मतलब ना तो आप धर्म की आस्था की बात कर सकते हैं यदि आप भूख से मर रहे हैं, और जब तक आपके पेट में रोटी नहीं है आप जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये तो एक हमारे जीवन मरण से जुड़ा प्रश्न जो है वो खाने का है, जो जन्म के पहले शुरू हो जाता है, जब आसन्न प्रसवा माँ को बजरी खिलाई जाती है और मरने के बाद भी पिंडदान से तर्पण होता है। और दूसरी ओर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, या ये कहिए राजनीति है, उसका घनिष्ठ संबंध भी उन संसाधनों से है जो आदमी को जीवित रखते हैं, जिनमें बुनियादी जो चीज है वो खाद्य सुरक्षा की है कि आपको भरपेट खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको खेतों को सींचने को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपने जो फसल उगाई है उसे कोई आक्रमणकारी काट कर तो नहीं ले जाएगा जो आपसे अधिक शक्तिशाली है। तो ये जो मानव इतिहास है उसके उतार चढ़ाव में बात अनिवार्यतः जुड़ी है कि अब आप कहीं वो तेल की राजनीति, तो कहीं न कहीं वो ऊर्जा की राजनीति भी खाद्यान्न उत्पादन की राजनीति से जुड़ती है। कहीं न कहीं यदि आप औपनिवेशीकरण की बात करें, साम्राज्यवाद की बात करें, तो वो जो नकदी फसलें होती थी वो भले ही भारत की नील की फसल हो, अफीम की फसल हो, कॉफी की फसल, तंबाकू की फसल लीबिया में हो, ईख की फसल चीनी उत्पादन के लिए क्यूबा में या अफ्रीका में हो, ये सारी चीजें साम्राज्यवाद के साथ भी जुड़ी हुई हैं, जो कहीं न कहीं खाने से जुड़ी हैं। और जो वो आज चर्चा होता है बार बार रेशम राजमार्ग का या मसाला राजपथ का, वो खाने से ही तो जुड़ी चीजें थी। तो कहीं न कहीं खाना जो है वो अविभाज्य अंग है मनुष्य का, और वो घर की रसोई हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, दोनों में समान रूप से। विशेषज्ञ के तौर पर आप क्या पाते हैं कि क्या वास्तव में जो आहार या भोजन है, भोजन बनाना जो है वो पाक कला है और जीवन की तमाम कलाओं की तरह विकसित और समृद्ध है, या ये हमारे जीवन का एक सिर्फ आधार मात्र है? देखिए, मुझे लगता है हम फिर दो विपरीत ध्रुवों में उसको बांट रहे हैं कि हमारे जीवन का आधार मात्र और कला और विशेषज्ञता। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं नहीं मानता हूं कि मैं आहार के बारे में विशेषज्ञ हूं, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि जो अपने को पोषण विशेषज्ञ कहता है, बड़ा प्रसिद्ध सेलिब्रिटी मशहूर हस्ती शेफ है, वो भी विशेषज्ञ है। मुझे लगता है सारी बातें अतिशयोक्ति के दावे हैं। हमारे घरों में घर की रसोई से जो हम बात कर रहे थे, हमारी माएँ, बहनें, बहुएं, भाभियां और कभी कभार पुरुष पात्र भी जो घर में खाना बनाते थे, महाराज होते थे पेशेवर खाना बनाने वाले, उनको खाने के बारे में कहीं अधिक विशेषज्ञता थी। तो हम लोग ये मानकर क्यों चले कि जो जीवन का आधार है उसका कोई कलात्मक पक्ष नहीं है, ये कला का एक रूपवादी क्षेत्र है और एक ऐसा उपयोगवादी क्षेत्र हमारे जीवन का है जहाँ जिसे अंग्रेजी में यूटिलिटेरियन कहते हैं, जिन दोनों के बीच में विरोधाभास है। मुझे लगता है जो आप रोटियां बेलते हैं, तो जो मुहावरा होता है कि पापड़ बेलने कठिन क्यों होते हैं, कि आपको बेलने की कला नहीं आती है। तो रोटी बेलने की, चकला बेलन की जो कला है, जिसने सादगी, तो उसको पापड़ बेलना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आप कहते हैं कि उसकी दाल नहीं गल रही है, तो जिसको दाल गलाना आता है उसको काम साझा करना भी आता है। और जो कलाएं हैं कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, वो टेढ़ी अंगुली का प्रयोग होता है। तो देखिए, मुझे लगता है कि सारी जो मुहावरे हमारे भाषा के प्रयोग हैं, ये बताते हैं कि हमारे जो पुरखे थे उनको पता था कि आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो घर घर तक बिना वैद्यकीय का प्रशिक्षण इसलिए पहुंच चुका था कि किस मौसम में क्या खाना है, घर के किस परिवार वाले का स्वास्थ्य लाभ अगर नहीं हुआ है तो उसको क्या पौष्टिक खुराक देनी है, किसको क्या चीज पसंद आती है। तो जो आज आपने कलाओं का जिक्र किया, तो वात्स्यायन के कामसूत्र में जो अनेक 64 कलाओं का वर्णन है, उसमें एक कला खाना पकाने की भी है, और वो कला सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं। यदि आप कल्पना करें तो महाभारत के राजकुमार भीम भी बड़ा अच्छा खाना पकाते थे और अज्ञातवास में रसोई के रूप में काम किया था, और राजा नल तो महत्वपूर्ण पाक शास्त्री माने ही जाते। तो मुझे लगता नहीं कि कला का और पाक कला का और जीवन के आधार का कोई ऐसा टकराव हो सकते हैं। टकराव तो सर बिल्कुल नहीं है, ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और शायद उसी ताने बाने से जिंदगी जुड़ी है। लेकिन ये जो दौर है, हम ये कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन का जमाना है, जहाँ पे टैगिंग के साथ काम होते हैं, वहाँ पर विशेषज्ञों की राय
और विशेषज्ञों की बात मायने रखती है। आपका जो अनुभव और आपका जो अध्ययन है उस सब के परिप्रेक्ष्य में यदि हम जानना चाहें तो भारत में यूं तो बहुत विविधताएं हैं हर तरह की और हर ओर, लेकिन उस सब में आपको भोजन की दृष्टि से या पाक कला की दृष्टि से क्या किसी तरह का कोई साम्य दिखाई देता है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम एक रूपक अपने दिमाग में जीवित करने की कोशिश करें कि कोई नदी है जो किसी हिमनद की से पिघलते बर्फ से एक अंगुली की धार बराबर पानी की पतली धार निकलती है, फिर वो बाहर निकलती है, मचलती खिलाती अपने पथ पर, उसमें बरसते हुए अन्य जल धाराएं मिलती हैं, कहीं स्रोत मिलते हैं, कहीं संगम होते हैं, कहीं पानी धुधलाता गदलाता है, कहीं पानी की धारा एकाएक अचानक बदल जाती है। तो जो नदी का प्रणाली तंत्र होता है, खाना हमारा कुछ कुछ उस तरह का है कि भारत में जो खाने की विविधता है, ये आप कहें कि ये खाना बिल्कुल शुद्ध रूप इसका है, द्रविड़ थे वो बिल्कुल शुद्ध थे, ये मुझे लगता है कि कहना बहुत तर्कसंगत नहीं है। ऐसी अनुभव ये है कि हमारे खाने की धारा प्रभावित होती रही है और तीर्थयात्रियों के जरिए, आक्रमणकारियों के जरिए, सौदागरों के जरिए, शादी ब्याह के रिश्तों के जरिए, यात्रा के साधनों में विकास होने से राजवंशों ने अपनी गरिमा और प्रदर्शन के लिए कुछ तकल्लुफ के नुमाइशी खाने तैयार किए हैं, कुछ फरमाइशी खाने बने हैं। तो मुझे लगता है इसमें भी विशेषज्ञता जो है वो कहीं न कहीं हमारे उस्ताद हुआ करते थे, मोहम्मद फरूक बड़े मशहूर बावर्ची रिकाबदार लखनऊ के थे, वो कहते थे कि भाईजान ये सब रईसों के चौंचले हैं और गरीबों की रोटियां हैं। तो जो विशेषज्ञता का प्रश्न है, वो जो रसोइया अपनी कमाई करना चाहता है वो अपने को विशेषज्ञ बनाता है। मैं कबाबची बड़ा अच्छा हूँ, मैं बिरयानी बड़ी अच्छी देख लगाता हूँ, मैं मसूर की दाल नायाब बनाता हूँ, या मैं समोसे बिना तेल के दूध के तल लेता हूँ। जो विशेषज्ञता है वो एक विज्ञापन का हिस्सा है, व्यापार का एक हिस्सा है। कि जो कबाब होते थे वो आपको जो सड़क में 10 रुपए के से भी कम में 3 उल्टे पराठे के साथ, तवे के पराठे के साथ अकबरी मस्जिद की सीढ़ियों पर मिलते हैं लखनऊ में, गलौटी या काकोरी, वही एक 5 तारा साहब होटल में आके 500-700 प्लस में कर भी जुड़ जाता है। तो ये जो सड़क छाप खाना था वो कैसे उसका संस्कृतिकरण होता है और कैसे वो अभिजात्य वर्ग का खाना बन जाता है, ये मुझे लगता है। फिर उसमें केसर की कुछ ऋषि भी आ जाते हैं और फिर उसका फ्रांसीसीकरण भी हो जाता है, तो उसको प्रस्तुतिकरण भी बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये काफी अत्याचार भारतीय खाने की परंपरा के साथ, वो चाहे डोसा इडली हो या कबाब समोसा जलेबी हो, इन सबका जो व्यवसायीकरण हुआ है उनको हमने पेश करने की कोशिश की है विदेशी केक पेस्ट्रियों की तरह से, मगर समानता बहुत आपको देखने को मिलेगी। जो तिल के आलू आपको नेपाल में मिलेंगे वो आपको पूर्वोत्तर में भी मिलेंगे, वो आपको कहीं न कहीं आलू मसाले के भीतर डोसे में भी मिलेगा। और हम ये रुक के सोचेंगे नहीं कि आलू भारतवर्ष में 500-550 साल पहले ही आया है। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, यूं तो किसी भी ऐसी चीज को जो जीवन के आधार होते हैं उसे तुलनात्मक रूप से हम नहीं देख सकते या शायद देखा भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जितनी विविधता है उसमें आपको कहाँ का भोजन या कहाँ की चीजें ज्यादा अपील करती हैं, या आपको वो कौन सी चीजें हैं जो आकर्षित करती हैं अपनी ओर सबसे ज्यादा? देखिए, मुझे लगता है जो सबसे बुनियादी रोजमर्रा का खाना है, अगर आप खाते हैं दाल चावल, जिसे हम दाल भात कहते हैं, या आप खाने का पर्याय दाल रोटी है, तो दाल तो उसमें स्थायी भाव है ना। कहीं वो रोटी हो जाती है, वो गेहूं की होती है, बाजरे की होती है, मडवे की होती है, रागी की होती है, मक्के की होती है, और कहीं दाल के साथ आप चावल खाते हैं जो बासमती भी हो सकता है, मोटा अनाज भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, मगर दाल उसमें स्थायी भाव है। तो मुझे लगता है कि भारत के भोजन में जो शाकाहारी प्रोटीन है वो जिन्हें कितने हजार वर्षों से दाल के रूप में हम ग्रहण करते आए हैं, तो दाल के जितने रूप हमको खाने को मिलते हैं, और दाल से जो चावल को मिलाकर खिचड़ी बनती है जो रोटी वाले क्षेत्र में भी खाई जाती है। और यदि आप अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत को याद करें तो अलबरूनी कहते हैं कि भारतीयों का प्रिय भोजन दिल्ली के शक्ल का एक व्यंजन है जो खिचड़ी कहते हैं। तो इसका जिक्र वैदिक काल से आज तक मिलता है। मकर संक्रांति में आप मांस की रोटी खाते हैं, बंगाल में भुनी खिचड़ी खाते, मांसाहारी मछली वाली खिचड़ी खाते हैं, कहीं साबुदाने की खिचड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि खिचड़ी मेरा प्रिय भोजन है, और वो मतलब बीमारों वाली खिचड़ी नहीं, और थोड़ा मिर्च मसाला डालकर छौंक कर, थोड़ा गरिष्ठ घी भी डालकर, जिसमें उसके चारों यार पापड़ दही की अचार हो, तो मुझे लगता है कि खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और दक्षिण भारतीय संस्करण जिसका है तमिलनाडु का पोंगल, वो मूंग की दाल की खिचड़ी जिसमें काली मिर्च और जीरे का ही स्वाद के साथ आता है, वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। सर, जैसा आपने कहा कि हमारे भोजन में संस्कृतियों का, आक्रांताओं का और उन सारी चीज़ों का समय काल का असर पड़ता गया है धीरे धीरे, तो आज का जो वक्त है, जिस एपिडेमिक के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, क्या इसका असर भी हमारी भोजन संस्कृति पे
आएगा। मुझे लगता है उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव जो पड़ रहा है वो ये है जी। कि जो लोग खर्च बर्दाश्त कर सकते थे और घर के बाहर रेस्टोरेंट या होटल में खाते थे, उनका जायका स्वाद बदल रहा था, बिगड़ रहा था, वो घर के खाने को भूल रहे थे। जी। जब झक मार कर घरबंदी के दौर में लॉकडाउन में उन्हें घर में रहना पड़ा और तेज साधनों से खाना बनाकर खाना पड़ा जी। और जायके बदलने पड़े, जी। तो घर के खाने की याद उनको फिर आ गई। जी। और एक लिंग भेदी अन्याय रसोई में होता था कि पुरुष काम नहीं करते थे, भैया बाहर का सामान करेंगे, बहन घर में किचन में काम करेंगी, वो परंपरा अभी अब टूटी है। तो लोगों ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया है, थोड़ा किफायतसारी बढ़ी है, चीजों की बर्बादी बची है, जो साधन सुलभ है उसी से सामान बनाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है सबका अच्छा प्रभाव हमारे खाने में आने वाले दिनों में पड़ेगा, जो खाना अधिक संतुलित और सेहतमंद होगा और अपनी जड़ों से हम जुड़ेंगे। जी। सेहतमंद की आपने बात की तो इतना ज़रूर जानना चाहेंगे कि सेहतमंद खाने के लिए या भोजन के लिए क्या चीज़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर ये है कि किन चीजों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। जो चीजें ज्यादा परिष्कृत होती हैं, जैसे ज्यादा रिफाइंड महीन पिसा आटा बिना जी। चोकर का, जैसे रिफाइंड चीनी होती है, यदि हम अपने खाने में रिफाइंड नमक, रिफाइंड तेल, रिफाइंड चीनी और रिफाइंड अनाज की मात्रा कम कर दें, तो मुझे लगता है हमें बाकी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। और रंग, स्वाद, गंध के रूप में जो कृत्रिम रासायनिक हम इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं और संरक्षक, उनसे यदि हम बच सकें तो हम मेरे ख्याल में अपने को निरापद रख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सहज सरल शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई।